हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आफ्ताब में स्वागत है। आज हम देखते हैं जल चक्र। इसके पहले हमने इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी है, पॉल्यूशन है, इन सब का हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब हम पहुंच गए हैं जल चक्र। आज हम पढ़ेंगे कि जल चक्र क्या है और फिर जल चक्र के स्रोत कौन से हैं और होने वाली बाधाएँ कौन हैं। तो आज हम इसे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक नज़र जो है इस चित्र पर डाल लीजिए, देख लीजिए और फिर कॉपी पे इसे जो है बना लीजिए। जब फिगर बनाएंगे तो उसे आप लोग अच्छे से पढ़ सकेंगे, अच्छे से आपको याद हो सकेगा। ठीक, सबसे पहले ये जो है फिगर बना लीजिए आप लोग। हम देखते हैं जल चक्र क्या होता है और फिर पूरे विश्व में, पूरे धरातल पर कितने जल हैं, यानी जल मंडल में कितने जल हैं और फिर ये जो जल है कितना प्रतिशत कहाँ पर पाया जाता है। ठीक, सबसे पहले ये जो चित्र है उसे आप लोग बना लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल चक्र, जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, जल और चक्र, जल प्लस चक्र, यानी जब जल का चक्र होता है ऊपर से नीचे और फिर जो इसका आवागमन होता है, एक तरह से कह लीजिए, जब ये चलता है और फिर जो चक्र बनता है, साइकिल बनता है, उसी को हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। और फिर ये कहाँ बनता है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक, इस चित्र को पहले आप लोग समझ लीजिए। ये सूर्य है और फिर ये जो है पर्वत है, वन है, पठार है और फिर मैदान है, तटीय क्षेत्र है और फिर महासागर है। ठीक, और फिर ये जो है भूमिगत जल है, ये इसके ऊपर जो है स्थल भाग है, ये टोटल स्थल भाग है। और फिर ये जो है भूमिगत जल है, स्थल के नीचे जो जल होता है उसे हम भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। और फिर ये जो है महासागर है, महासागर। ठीक, अब हम समझते हैं कि ये जो चक्र बनता है कहाँ पर बनता है और कैसे बनता है। ठीक, ये जो महासागर है, सबसे अधिक जो है महासागर से जल ऊपर उठता है, वाष्पीकरण होता है। तो हम महासागर को देखेंगे, उसके बाद जो है हम स्थल भाग की ओर निगाह डालेंगे। ठीक, महासागर, महासागरों से जो है जब सूर्य की रोशनी जो है पड़ती है और फिर महासागर के जो जल हैं वो गर्म होते हैं और फिर वह जो है वाष्प के रूप में ऊपर उठते हैं और फिर जिसे हम वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और फिर जब ऊपर उठते हैं तो जो है वायुमंडल में चले जाते हैं और वायुमंडल में जाते हैं तो फिर संघनन करते हैं और संघनन करने के बाद जो है फिर वर्षा करते हैं। वर्षा करते हैं, जो कि वर्षा यहाँ पर है, इधर से जल जाता है वाष्पीकरण के रूप में और फिर जो है संघनन करते हैं और फिर संघनन करके फिर जो है वर्षा होता है। वर्षा होने के बाद फिर ये जो है जल बहते हुए फिर महासागर में, नदियों के माध्यम से, छोटे तालाबों और फिर नदियों के माध्यम से जो है फिर महासागर में पहुंचते हैं। ये जो चक्र बनता है, ठीक, वाष्पीकरण होकर के महासागर से गया और फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर, धरातल पर आया और फिर जो है महासागर में चला गया। यानी कि ये जो चक्र बनता है उसी को हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक, आपने इसे समझ लिया। अब फिर से एक बार समझिए, महासागर से जल, सूर्य के तापमान बढ़ने से, उसके प्रकाश से जब ये जल जो है गर्म हो जाता है तो ताप बनता है ताप बनता है और ताप जो है जल को ऊपर उठ जाता है। ताप से जो है जल ऊपर उठ जाता है और वाष्पीकरण का रूप लेकर के, वाष्पीकरण जब होता है तो ऊपर जाता है वायुमंडल में, वायुमंडल से जो है फिर ये संघनन होता है और संघनन होने के बाद जो है वर्षा के रूप में फिर धरातल पर आता है और इसी को हम जो है जल चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक, ये जो वाष्पीकरण है ये महासागरों से होता है। ठीक, ये जो है महासागरों से होता है और फिर तालाबों से होता है और फिर जो भी जल के स्रोत हैं उनसे होता है। ठीक, इसे हमने देख लिया। अब फिर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण तो हो गया और फिर संघनन हुआ और फिर वर्षा हुआ। ये जो है महासागरों सिर्फ नहीं होता है, बल्कि ये जो तालाब हैं, पोखरे हैं, अन्य तरह के जो भी धरातल पर जल हैं, धरातल पाए जाते हैं, धरातल पर जल पाए जाते हैं, उनसे जो है वाष्पीकरण होता है और फिर ये जो है ऊपर वायुमंडल में जाता है और संघनन होता है और फिर जो है वर्षा के रूप में धरातल पर फिर आता है और फिर यही जल चक्र कहलाता है। ये जो है रिसाइकिल बनता है, साइकिल बनता है और फिर जो है जल चक्र कहलाता है। हमने महासागरों से देख लिया कि वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक, सूर्य के प्रकाश से जब गर्म होता है तो वाष्पीकरण हो रहा है
और फिर आगे हम बढ़ते हैं, धरातल स्थल की ओर देखते हैं। स्थल की भाग से भी वाष्पीकरण होता है, वो जानेंगे कि वाष्पीकरण जो है कैसे होता है। पहले जान लीजिए स्थल है। अब यहाँ पे है छोटे तालाब हैं, नदियाँ हैं और फिर अन्य तरह के कुएँ हैं, जो भी जल के स्रोत हैं माध्यम उनसे जो है वाष्पीकरण होता है। जो सूर्य की रोशनी पड़ती है और फिर वो जो है जल गर्म होता है और वाष्प के रूप में फिर ऊपर उठता है। ठीक, यहाँ पर धरातल पे पाए जाते हैं छोटे छोटे पाए जाते हैं जो नलकूप हैं और फिर तालाब हैं, नदियाँ हैं, और फिर इनसे जो जल उठता है और फिर ऊपर जाता है, फिर संघनन होता है, फिर जो है वर्षा होता है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। और फिर जो पेड़ों के माध्यम से जब वर्षा होता है तो कुछ बूंदें, कुछ जो है वर्षा जो पानी है वो पेड़ों पर ही रुके रहते हैं, धरातल पर रुके रहते हैं, पत्तियों पर रुके रहते हैं। और जब पेड़ों के माध्यम से जो वाष्पीकरण होता है उसे हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। जब पेड़ों के माध्यम से होगा, जब सूर्य की रोशनी पेड़ों पे पड़ेगी और पेड़ों पे जो जल रुके रहेंगे, जब वर्षा होती तो जो पत्ते होते हैं ऐसे रहते हैं और फिर ऐसे रहते हैं, इन पे जो जल टहनियों पे रुके रहते हैं जो जल, और फिर जब वो ऊपर जाएगा जल वाष्प के रूप में तो हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से उसे हम जानते हैं। और फिर जब ऊपर जाता है और फिर संघनन करते हैं, और संघनन करने के बाद जो है फिर जो है वर्षा के रूप में धरातल पर गिरते हैं, उसे ही हम वाष्पोत्सर्जन और जल चक्र के नाम से जानते हैं। जब पेड़ों के माध्यम से होगा, वृक्षों के माध्यम से, वनस्पतियों के माध्यम से होगा जो वह जल वाष्प है, उसे हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। और फिर वाष्पीकरण की अगर बात करें तो महासागरों से जब जल उठते हैं, तालाबों से जब उठते हैं जल, तो उसे हम वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। हमने देख लिया जल चक्र को। ठीक, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर है पर्वत, वन, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र, उसके बाद महासागर। यह जो भूमिगत जल है इसके ऊपर जो है स्थल भाग रहते हैं, स्थल भाग के नीचे जो है भूमिगत जल है। ठीक, चित्र को हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम देखते हैं पूरे विश्व में यानी जल मंडल में कितना जल पाया जाता है, कितना जो है वाटर पाया जाता है। जो 100% यहाँ पर है, देख लीजिए, पूरे जल मंडल में 100% जल है। 100% जल में से 95%, 95% जो जल है वो क्रस्ट में है। और फिर ये जो 5% बचा है, यहाँ पे 95% तो क्रस्ट में है, और फिर जो 5% बच रहा है उसमें जो है 100% बनेगा। अब उस 100% में 97.2% परसेंटेज है महासागर में है। कितना? 97.2% महासागर में है, जो कि यहाँ पर है। इस 100% में से 5 में जो परसेंट बच रहा है उसमें 100% में से 97.2% महासागरों में है। उसके बाद अब बच रहा है 2.8%। इसमें से जो हिम है या कह लीजिए नमी है, उसमें से 2.15% हिमनद में है। हिमनद में ग्लेशियर में है जो जमे हुए हैं। और फिर 0.62% भूमिगत जल में, जो कि ये भूमिगत जल है, यहाँ पर जो है पॉइंट में है, 0.62% भूमिगत जल में है। और फिर जो है 0.03% जो पोखरे हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, कुएं हैं, उसमें जो है ये जल है। कितना है? 0.03%। जो पोखरे हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, उसमें जो है 0.03% जल पाए जाते हैं। ठीक, हमने इसे देख लिया कहाँ पर कितना जल पाया जाता है, जलमंडल में कितने जल हैं। ठीक, हमने इसे अच्छे से समझ लिया। हमने जल चक्र को देख लिया कि जल चक्र कैसे होता है। और फिर ये जो जब वर्षा होता है तो स्थल भाग से जो जल बहता हुआ फिर महासागर में आता है, नदियों के माध्यम से आता है। और फिर जो धरातल के नीचे जल है, भूमिगत जल है, उसे जो नलकूपों के माध्यम से निकाला जाता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। और जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो जो है जल बह करके छोटे नाले और फिर बड़े नाले और फिर नदियों जो है बहते हुए फिर महासागर में आते हैं और वाष्पीकरण होता है। और फिर जो है धरातल पर वर्षा होता है। वर्षा जो है महासागरों में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, महासागरों में भी वर्षा होती है। ठीक, हमने जल चक्र को अच्छे से समझ लिया। जो वाष्पीकरण है वो महासागर से अधिक होता है और जो वर्षा है वो धरातल पर अधिक होता है। यानी धरातल पर वर्षा अधिक होता है, वाष्पीकरण जो है महासागर से अधिक होता है। ठीक, अब हम देखते हैं जल चक्र के स्रोत।
कि जल चक्र के स्रोत कौन है। जल चक्र के स्रोत में पहला है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन हमने पहले ही अध्ययन कर लिया इसका, कि जब पेड़ों के माध्यम से जो पेड़ों पर जल रुके रहते हैं उससे जो जल वाष्प बनता है, जो वाष्प के माध्यम से ऊपर जाते हैं जल, उसको हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। और फिर आगे है संघनन। जब ये ऊपर जाते हैं वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से तो संघनन होता है, और संघनन होकर के फिर वर्षा होता है, उसी को हम संघनन कहते हैं। ठीक, यानी कि जल चक्र के स्रोत में है वाष्पोत्सर्जन को हमने देख लिया, और फिर वाष्पोत्सर्जन को देख लिया, उसके बाद संघनन, संघनन को भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं वाष्पीकरण। तीसरा जो है वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण से कैसे होता है, जब महासागरों से जल उठते हैं तो वाष्पीकरण कहलाता है। जल वाष्प के रूप में जब ऊपर जाते हैं तो वो वाष्पीकरण कहलाता है। और फिर संघनन होता है, फिर वर्षा होती है, और फिर जो वर्षा धरातल पर जब होती है तो फिर बहते हुए महासागरों में आती है। ठीक, हमने देख लिया वाष्पीकरण को, जो कि वाष्पीकरण यहाँ पर है। उसके बाद भूमिगत जल, जो कि भूमिगत जल यहाँ पे हमने पढ़ लिया। इससे भूमिगत जल से ये स्रोत कैसे कहलाएगा, इसे अब देखते हैं। भूमिगत जल है तो ये पृथ्वी के, ये स्थल है, स्थल भाग के नीचे भूमिगत जल है। अब भूमिगत जल कैसे जो है सहायक होता है जल चक्र का, तो उसे हम समझते हैं। जो ये जल है भूमिगत जल, उसे हम नलकूपों के माध्यम से, पंपिंग सेट के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, और फिर कह लीजिए चुलुपम्प के माध्यम से ये जल, भूमिगत जल जो है निकालते हैं, और फिर उसे हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो इस्तेमाल होता है फिर छोटे नाले में जाता है, और फिर बड़े नाले में जाता है, और फिर बड़ा नाला जो है नदियों में जाता है, और नदियाँ जो है फिर अपना जल जो है महासागरों में इकट्ठा करती हैं। वही जो है भूमिगत जल कहलाएगा, जो भूमिगत जल के माध्यम से जो है जल चक्र होता है। ठीक, अब हो गया। अब हम देखते हैं सतही प्रवाह। अब हम समझेंगे कि सतही प्रवाह क्या है। ठीक, जो 5वें नंबर का है सतही प्रवाह। जब ग्लेशियर पिघलते हैं और फिर पिघलने के बाद जो है झरनों के माध्यम से वो फिर नीचे गिरते हैं, धरातल पर गिरते हैं, और धरातल पर जो है नदियाँ जल बहाती हैं। और जब शुरुआत की वही जो पहला अवस्था होता है उसी को हम सतही प्रवाह के नाम से जानते हैं। ठीक, मान लीजिए ये ग्लेशियर है और फिर ये जो है नदियाँ हैं। ये ग्लेशियर जब पिघलेगा तो फिर नदियों में आएगा, और फिर ये नदियों में जब जल आगे बढ़ेगा तो इसी को हम सतही प्रवाह के नाम से जानते हैं। ठीक, सतही प्रवाह जो जल चक्र के स्रोत में आएगा, ये जो है जल चक्र में सहायक होता है। सतही प्रवाह जब नदियाँ जल को आगे बढ़ाती हैं झरनों से, जब जल नीचे गिरता है और फिर जब नदियाँ जल को आगे बढ़ाती हैं तेजी से, उसी को हम सतही प्रवाह के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं 6ठे नंबर का है भूमिगत जल। ये भूमिगत जल कैसे कहलाएगा, भूमिगत जल प्रवाह। ठीक, जल चक्र का ये माध्यम है भूमिगत जल प्रवाह। ठीक, ये जो भूमिगत जल है और फिर रिश्ते हुए फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं, चलते रहते हैं, प्रवाह होते रहते हैं, उसी को हम भूमिगत जल प्रवाह के नाम से जानते हैं। और फिर ये कहीं ना कहीं जल चक्र में जो है सहायक होते हैं, जो महत्वपूर्ण है होते हैं, कह लीजिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जल चक्र के जो स्रोत कहलाते हैं। ठीक, भूमिगत जल प्रवाह, ये जो है भूमिगत जो जल है और फिर नीचे प्रवाह होते रहते हैं, और फिर जो नलकूपों के माध्यम से, हैंडपाइप के माध्यम से, मोटरों के माध्यम से, जो है चुल्लू पंप के माध्यम से इसे निकाला जाता है, और फिर जो है जल चक्र में सहायक होते हैं। अब हम देखते हैं बाधाएं। बाधाएं क्या क्या हैं, बाधाएं हैं निर्वनीकरण। जो जल चक्र में होने वाली बाधाएं, वो पहला है निर्वनीकरण। निर्वनीकरण कैसे होगा इसे आप समझिए। निर्वनीकरण किसे कहते हैं, पहले इसे समझ लीजिए आप लोग। ये पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, और फिर यहाँ पे जो है उद्योग लगाने के लिए, कह लीजिए सड़क बनाने के लिए इसका निर्वनीकरण किया जा रहा है, इनको काटा जा रहा है। और फिर निर्वनीकरण जो है जल चक्र में बाधाएं हैं। और कैसे बाधाएं हैं, जब निर्वनीकरण होगा तो फिर जो है तापमान बढ़ेगा, और जब तापमान बढ़ेगा तो सिर्फ ग्लेशियर पिघलेंगे, और फिर जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो वहाँ पे जो है जो नदियों के किनारे जो बांध है वो टूटेगा, और फिर जो है बाढ़ आएगा, और इससे जो है पूरी तहस नहस हो जाएगी। यानी कि जो जल चक्र में है, जो जल चक्र है उसमें बाधाएं होंगी। अब कैसे बाधाएं होंगी, जब पेड़ ही नहीं रहेगा जो वर्षा कराता है, जो वर्षा के माध्यम है वो जब नहीं रहेगा
तो फिर जो है जल चक्र कैसे होगा, इसे हमने समझ लिया। निर्वनीकरण, निर्वनीकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी निर्वनीकरण को रोका जाए, पेड़ों को लगाया जाए, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाया जाए और फिर जो है निर्वनीकरण को रोका जाए। यही जो है जल चक्र में सहायक होते हैं। निर्वनीकरण जो है को रोका जाए और फिर नहीं रोका गया तो फिर जो है जल चक्र में बाधाएं और भी ज़्यादा उत्पन्न होगी। जब हम सड़कों का निर्माण करते हैं, जो सड़कों के किनारे जो है पेड़ रहते हैं उन्हें हम काट देते हैं, ठीक, दोनों किनारे जो है पेड़ रहते हैं उन्हें हम काटते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, सड़कों का निर्माण करते हैं, अंधाधुंध उसका जो है अंधाधुंध उसे काटते हैं और फिर सड़क का निर्माण करते हैं, उसी को हम निर्वनीकरण के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन, जो दूसरा बाधा है जलवायु परिवर्तन। जब निर्वनीकरण होगा तो फिर जो है तापमान बढ़ेगा, ये जो है तापमान बढ़ेगा और फिर जब तापमान बढ़ेगा तो जलवायु में परिवर्तन होगा, जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो वर्षा नहीं होगी और फिर जो है जल चक्र में बाधा होगी। फिर आगे है अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण कैसे होगा, जो भी घास प्रदेश है, घास मैदान है, उसमें जो है अनियंत्रित पशुचारण हो रहे हैं, जो अनेक तरह के पशु है, गाय है, भैंस है, बकरी है और फिर जो है उसे जो है खा रहे हैं और फिर जो है अनियंत्रित पशुचारण हो रहा है, उससे जो है घासें अनेक रोगों से कह लीजिए वो खत्म हो जाती हैं और तबाह हो जाती हैं और फिर कह लीजिए जो है कट जाती हैं, हट जाती हैं और फिर उससे जो है जल चक्र में बाधा उत्पन्न होता है। जो कहने का माध्यम ये है कि जो निर्वनीकरण का हाल है वही जो है घास का भी हाल है। अनियंत्रित पशुचारण, ये जो है घासों के माध्यम से भी जल चक्र बनता है। अब ये घास है, ये भी तो आखिर सांस लेते हैं और फिर ये जो है जल चक्र में सहायक होते हैं, जल चक्र में ये जो है सहायक होते हैं। उसके बाद है कृषि विस्तार, जो चौथे नंबर का है वो है कृषि विस्तार। अब कृषि विस्तार से कैसे बाधा होगा इसे समझते हैं। कृषि विस्तार, कृषि विस्तार को बढ़ाने के लिए झूम कृषि किया जा रहा है और फिर जो है कृषि विस्तार को करने के लिए जो है पेड़ों को काटा जा रहा है, निर्वनीकरण किया जा रहा है और फिर जो है इसका विस्तार किया जा रहा है और फिर जो है ये बाधा उत्पन्न करता है, जो जल चक्र में बाधा उत्पन्न करता है, वही जो है कृषि विस्तार कहलाता है। कृषि विस्तार करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों को अंधाधुंध उपयोग करने के लिए उसे काटा जा रहा है, जो कि ये नहीं करना चाहिए और फिर जो है ये बाधा है। उसके बाद है नगरीकरण। नगरीकरण से अब हम समझते हैं नगरीकरण से कैसे बाधा उत्पन्न होगा जल चक्र में, ठीक, इसे समझते हैं। नगरीकरण करने के लिए, नगरों को और घनी बनाने के लिए उसे जो है अनेक तरह के उद्योग लगाए जा रहे हैं और फिर अनेक तरह के मकान बनाए जा रहे हैं और फिर जो है शोधनशालाएँ खोल रहे हैं और फिर विश्वविद्यालय खुल रहे हैं और फिर महाविद्यालय खुल रहे हैं, अनेक तरह की शोध संस्थाएं खुल रही हैं। उससे जो है नगरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और फिर नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो भी खाली मैदान है, वृक्ष है और फिर वन है, उनको काटा जा रहा है और फिर ये जो है बाधाएं हैं जो जल चक्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं, बाधाएं हैं, ठीक। उसके बाद है मेघवीजन। मेघवीजन को समझते हैं, ये मेघवीजन क्या है, ठीक। मेघवीजन जो है ये मानवकृत एक तरह से कह लीजिए वर्षा है। अब ये कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और नमक का जो है हवाई जहाज से छिड़काव करते हैं बादलों पर ये छिड़काव करते हैं और फिर जो है संघनन होता है और फिर संघनन होने के बाद वर्षा होता है और फिर ये जो है मेघवीजन कहलाता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड और फिर नमक, ठीक, और फिर जो है हवाई जहाज से इसे जो है मिला करके फिर हवाई जहाज से एक तरह से कह लीजिए जैसे कि कृषि में गेहूं को बोया जाता है वैसे जो है हवाई जहाज से इसे बोया जाता है और फिर ये जो है संघनन करते हैं, यानी मानव निर्मित बादल बनते हैं और फिर संघनन होते हैं, संघनन होने के बाद फिर वर्षा होता है, उसे हम मेघवीजन के नाम से जानते हैं, ठीक। मेघवीजन हमने देख लिया कि जल चक्र क्या है और पूरे जलमंडल में जल कहाँ पर कितना प्रतिशत पाया जाता है और फिर ये जो है
कैसे होता है जल चक्र, हमने इसे देख लिया। और फिर जल चक्र के स्रोतों को देख लिया, वाष्पोत्सर्जन है, संघनन है, वाष्पीकरण है, भूमिगत जल है, सतही प्रवाह, भूमिगत जल प्रवाह है। और फिर हमने बाधाओं को भी देख लिया, निर्वनीकरण है, जलवायु परिवर्तन है, अनियंत्रित पशुचारण है, कृषि विस्तार है, नगरीकरण है, और फिर मेघवीजन है। नगरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, और फिर ये जो है जल चक्र में बाधाएं हैं। ठीक, इसे हमने अच्छे से देख लिया। और फिर ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक, ये सूर्य, जब सूर्य रहेगा तो ही जल चक्र हो पाएगा। जो जल चक्र का प्रमुख स्रोत है वो सूर्य ही है। सूर्य ही के माध्यम से जब जल गर्म होता है, वाष्प बनता है, और फिर ये जो है वाष्पीकरण होकर जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है वायुमंडल में, वायुमंडल में संघनन होता है, और फिर जो है संघनन होने के बाद वर्षा होती है। उसी को हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। जो यहाँ से जल गया और फिर संघनन हुआ, और संघनन होने के बाद फिर यही जल जो है वर्षा के रूप में भूमि पर, जो धरातल पर गिरता है, उसी को हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक, हमने इसे अच्छे से अध्ययन कर लिया। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हुई हो, कोई परेशानी हुई हो, समझ में ना आया हो, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, और फिर टेलीग्राम लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम लिंक मिलेगा। आप वहाँ से जुड़ जाइए और फिर जो है अच्छा नॉलेज प्राप्त कीजिए। ऐसे ही बने रहिए। आज के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।